डियर स्टूडेंट्स, इस प्राचीन भारत के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एंशिएंट इंडिया में मौर्यन पीरियड को ख़त्म किया, उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड के कुछ खंडों को पढ़ा है, जिसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो इंडियन स्टेट थे जैसे शुंग, कण्व और आंध्र सातवाहन, इसको प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिया। इस पोस्ट मौर्यन पीरियड का, मौर्योत्तर काल का एक बहुत बड़ा घटना ये है कि इस काल में विदेशों का आक्रमण होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से एक विदेशी आक्रमण ईरानियों का हुआ था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक दूसरा आक्रमण सिकंदर यानी यूनानी का हुआ था। भारत पर यह प्रथम चरण का विदेशी आक्रमण था जो आप पढ़ चुके हैं। अब द्वितीय चरण में मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हो रहा है, जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें 4 विदेशी जातियों ने आक्रमण किया। एक इंडो ग्रीक, दूसरा शक, तीसरा पहलव और चौथा कुषाण। महत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इंडो ग्रीक और कुषाण को आपको विस्तार के साथ पढ़ना है। जहां तक शक और पहलव की बात है तो इतने टुकड़ों में आए, इतने सारे शासक इसमें हुए और बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है, न शकों के बारे में और न ही पहलव के या पार्थियन के बारे में। इसलिए उसको बाज़ाब्ते तौर पे एक चैप्टर के रूप में हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन 2 जो विदेशी आक्रमण है यानी इंडो ग्रीक और कुषाण, ये 2 को एज ए चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें आज का क्लास जो होने जा रहा है वो इंडो ग्रीक इन्वेजन से, हिंद यवन आक्रमण से। सबसे पहले हम चाहेंगे कि ये जो हिंद यवन है, या इंडो ग्रीक जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तो एक बात तय कर लीजिए कि ये लोग ग्रीक के नहीं। ग्रीक से यानी यूनान से हट करके अब ये लोगों का जो निवास स्थान है वो बैक्ट्रिया है। क्या है? बैक्ट्रिया। इसी को समझना है। बैक्ट्रिया कहाँ है भाई? अभी वर्तमान समय में अभी आपको आपके मोबाइल में मैप अपलोड करके हमने दिखाया। तो 3 देश है, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, ये जो आप उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान आप देख रहे हैं, ये 1991 यानी 1991 सी से पहले, 1991 ईस्वी से पहले ये रूस का पार्ट था और उस समय रूस यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। 91 में रूस से 15 स्टेट अलग हो गए। उन्हीं स्टेटों में उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी था। तो यहां पर आपको समझना यह है कि हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत से लेकर के ऑक्सस तक का जो इलाका है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे या बोलते हैं? तो बैक्ट्रिया बोलते हैं। तो अभी आपको मैप में दिखाया। अब ये जो बैक्ट्रिया क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण किस दृष्टिकोण से है? तो 2 दृष्टिकोण से है। सबसे पहला ये कि ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है।
ठीक है। और दूसरा क्या कि यहां पर यूनानी लोग कोई नए नए नहीं बसे थे, बल्कि यहां यूनानी लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही रह रहे थे। बात समझ में आई? ये बैक्ट्रिया क्षेत्र के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात क्या थी, काफी उपजाऊ क्षेत्र था, और दूसरी बात क्या, तो इस क्षेत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही यूनान के लोग यानी ग्रीस के लोग रह रहे थे। अब ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो रह रहे थे, इस समय पीरियड किसका था, तो हखामनी डायनेस्टी का था। ये जो एरिया था वो ईरान का जो दारा प्रथम का भारत पर आक्रमण आप पढ़ चुके हैं, या क्रूस जिसने हखामनी डायनेस्टी की स्थापना की थी, तो उसी समय से बैक्ट्रिया क्षेत्र में यूनान के लोग रह रहे थे। इतनी बात समझ में आई? तो दो बात, एक कि बैक्ट्रिया है कौन, और दूसरी बात ये कि बैक्ट्रिया में यूनानी किस समय से रह रहे थे, और बैक्ट्रिया का जो भूभाग था वो आर्थिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण था। अब आइए ये कि इसका यूनान के साथ जो संपर्क है वो कैसा है वो देखिए। तो आपको पता होगा कि सिकंदर के आक्रमण के बाद, सिकंदर के आक्रमण के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी जो यूनान का बनता है उसका नाम है सेल्यूकस। याद होगा आपको? यानी सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन? सेल्यूकस। तो इस समय सेल्यूकस के समय में बैक्ट्रिया इसके अधीन था। किसके? यानी सेल्यूकस के समय में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया पर प्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार हो जा रहा है? यूनानियों का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत से बैक्ट्रिया का संपर्क स्थापित हो गया। यानी बैक्ट्रिया एक ऐसा क्षेत्र हो गया कि जिस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का भी प्रभाव पाया जा रहा है और यूनानी संस्कृति का भी प्रभाव पाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत के भी कुछ क्षेत्रों पर सेल्यूकस का कब्जा था, सिर्फ बैक्ट्रिया पर ही नहीं था। और उस भारतीय क्षेत्र पर जो सेल्यूकस का कब्जा था उसको 305 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके फिर भारत में शामिल किया था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत में यूनान का प्रभाव बना हुआ था और बैक्ट्रिया पर भी उसका अधिकार था। तो भारत का ये पश्चिमी भाग से लेकर करके बैक्ट्रिया तक एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जिस संस्कृति में भारतीय तत्व भी थे और यूनानी तत्व भी थे। इसलिए वहां जो लोग यूनानी या भारतीय रह रहे थे उनमें आपस में वैवाहिक संबंध भी हुआ। तो इस तरीके से एक नई जाति का उदय हुआ। कहां? इस बैक्ट्रिया के क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में जो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं इसको कि जो नवीन यूनानी हुए वो भारतीय प्रभाव के कारण, नवीन यूनानी भारतीय प्रभाव के कारण, भारतीय प्रभाव के कारण किस रूप में जाने गए?
तो हिंद यूनानी के रूप में, यानी इस पर यूनान का भी प्रभाव था और भारत का भी प्रभाव था। ये प्योर जो है वो ग्रीक नहीं थे, यूनानी नहीं थे, बल्कि भारतीय प्रभाव के कारण इन्हें इंडो ग्रीक कहा गया और ये मूल ग्रीक से हटकर इनकी संस्कृति थी। अब समझ में आ गई बात। अब देखिए, ये जो सेल्यूकस है इसके कहानी को आपको आगे बढ़ाना होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आप अच्छे से समझ जाइएगा। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी जो हो रहा है वो एंटियोकस द्वितीय कहलाया है। सिकंदर के बाद सेल्यूकस, और सेल्यूकस की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी एंटियोकस सेकंड। ये नाम आपको याद रखना है, थोड़ा प्यार से पढ़िए ताकि हर कुछ याद होता चला जाए। एंटियोकस सेकंड, ये समझ में आ गया। इसका एक और उत्तराधिकारी है जिसका नाम है एंटियोकस थर्ड। एक नाम और याद कीजिए, क्या है? एंटियोकस थर्ड। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि अभी तक ये बैक्टीरिया पूरी तरीके से यूनान का एक प्रांत है, उससे अलग नहीं है, डायरेक्ट यूनान शासन कर रहा है। इसी समय में इस बैक्टीरिया में एक व्यक्ति का उदय होता है जिसका नाम था डायोडोटस। क्या चीज? इसी के काल में एक व्यक्ति है डायोडोटस। ये डायोडोटस जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। और जैसे ही डायोडोटस अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, वैसे ही इसके शासनकाल में हिंद यूनानी जाति का उदय होता है। यानी पहले नहीं हुआ था, एक अलग कास्ट के रूप में, हिंद यूनानी कास्ट के रूप में जो ओरिजिन हो रहा है वो एंटियोकस थर्ड, जो यूनान का शासक है और जिसका प्रभाव या जिसके अधीन बैक्टीरिया प्रदेश है, उस बैक्टीरिया प्रदेश का जो गवर्नर है डायोडोटस, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। किससे? ग्रीक से, यूनान से। और जैसे ही स्वतंत्र घोषित करता है तो बैक्टीरिया क्षेत्र में जो रहने वाले यूनानी थे, जिस पर भारतीय प्रभाव परिलक्षित हो गया था, उसी को इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। यानी इंडो ग्रीक एम्पायर का जन्मदाता डायोडोटस था। अब बात समझ में आई? तो पूरा क्लास हमें ये बताइए कि यहां तक का पूरा सफर आप 100% समझे हैं कि नहीं? नहीं तो फिर आपको बताएंगे। आप समझे इस बात को पूरा का पूरा? यहां तक ही कंफ्यूजन था। अगर इस कंफ्यूजन को आप समझ लेते हैं तो फिर पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। हो गया? आगे बढ़े? हाँ, उतारिए। इसीलिए बोलते ये सब जितनी चीजें हैं पूरा समझ लीजिए और जाके लिख लीजिए। इतना मजा आएगा आपको चीजों को समझने में और पढ़ने में, इसका कोई हद नहीं। बस खाली फोटो खींचते रहो, लिखने में तो ये लग रहा है। लिखिए, हम समय नहीं देते तब ना, लिखने से ही प्रैक्टिस आपकी होगी ना। बहुत सारा चीज शब्द आपको नहीं आएगा तो उसको आप समझ पाइएगा, टीचर सामने खड़ा है पूछ पाइएगा उससे।
देखते रहिए बोर्ड को, कहीं पर भी कंफ्यूजन है फिर पूछ लीजिए। हाँ, तो आप ये मोबाइल खोले हुए हैं, निकालिए। तो जो अफगानिस्तान का इलाका है या भारत का जो कश्मीर है, तो भारत का कश्मीर आपके दिमाग में है, उसमें ऊपरी भाग में कराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये 3 पर्वत श्रेणियां हैं। है कि दिखाएं, बोलिए, आपके दिमाग में है? तो ये जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ये आप हमें ये बताइए हिमालय के किस पार्ट का हिस्सा है? ये गलत। कराकोरम, जास्कर और लद्दाख हिमालय के किस पार्ट का भाग है? बोलिए ना भाई, वाह। तब हम ये सवाल करेंगे आपसे कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 4। चारों का नाम बताइए जल्दी, फास्ट। देखिए, ये सब बात नहीं चलेगी, एक बात बोलिए, 4 की 3? हाँ तो बोलिए ना, कहाँ रोक रहे हैं हम? वेरी गुड, यही हम सुनना चाह रहे थे। ये जो आप बोलते हैं ना साहब, हिमाद्री, जिसको वृहत हिमालय भी बोलते हैं, उसके बाद हिमाचल हिमालय, ये जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और सबसे छुटका वाला हिमालय जो है शिवालिक है। तो जो हिमाद्री है ये वृहत हिमालय है, उसके बाद वाला जो हिमालय है उसको ट्रांस या उत्तर हिमालय बोलते हैं। उसका अधिकांश भाग तिब्बत में है। मानसरोवर लेक का नाम सुने होंगे, वो उसी ट्रांस हिमालय में। तो उसी वही घूम करके जो कश्मीर में इन करता है, तो जो कराकोरम, जास्कर और लद्दाख है, ये वृहत हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अगर आप अभी तक वृहत हिमालय का भाग समझ रहे होंगे तो उसको दिमाग से इरेज कर दीजिए। और उस कश्मीर के बाद पामीर का पठार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सॉरी, उसको बोलते हैं पामीर का गांठ, नॉट ऑफ पामीर। भू हलचल के कारण पर जमीन ऊपर उठी और उस उठने का परिणाम यह हुआ कि उससे 3 पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। नॉट ऑफ पामीर के पूरब की तरफ जो पर्वत श्रेणी निकली उसको बोला गया हिमालय, जो पश्चिम के तरफ निकली उसी को बोला गया हिंदू कुश, और उत्तर के तरफ जो निकली उसको बोला गया तरान सरीन, जो चीन में चला गया। क्लियर? तो जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है उसका सिचुएशन आप मान के चलिए कि अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का जो ऊपरी भाग है वहां से शुरू होकर करके ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अभी हमने बताया, जो पहले रूस का भाग था, अब स्वतंत्र देश है, उसको क्रॉस करते हुए ऑक्सस का इलाका है। तो ये हिंदू कुश और ऑक्सस के बीच का जो भाग है, उसी भाग को हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। आप समझ में आई बात? तो इसीलिए हमने शुरू में आपको मैप दिखला दिया कि आप बढ़िया से समझ जाइए। तो इसको हम आगे बढ़ाएं कहानी। ये आपका एक इंट्रोडक्शन हुआ आपके टॉपिक का। अब मेन फ्रेम जो है वो हम सेकंड स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं। मिटाएं इसको। तो अब देखिए सफर कहां से होगा। उस स्लाइड में हमने खत्म किया था किस पर? डायोडोटस पर। किस पर? डायोडोटस पर। तो एक तरीके से नंबरिंग कर देते हैं इसका, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हिंद यूनानी प्रथम शासक है, आप ऐसे मान लीजिए। इसको हम लिख ही देते हैं हिंद यूनानी का प्रथम शासक।
अब देखिए, इसकी जब मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र को बैठना चाहिए, पुत्र का नाम नहीं मिलता है, लेकिन पुत्र की हत्या कर देता है। पुत्र की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला कौन होता है? तो जो व्यक्ति था उसका नाम था यूथिडेमस। यूथिडेमस। तो एक तरह से ये दूसरा शासक हो गया। इसके शासक, तो एक तरह से ये क्या हुआ, एक राज अपहरणता हो गया, एक अनऑथराइज्ड ऑक्युपायर हो गया बैक्टीरिया का। लेकिन ये बोनाफाइड कैसे हो जाता है वो देखिए, कि इस यूथिडेमस को अंतियोकस तृतीय, अंतियोकस थर्ड क्या करता है, मान्यता दे देता है कि ठीक है, तुम्ही को हम बैक्टीरिया का शासक मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यूथिडेमस जो एक राज अपहरणता था, एक इलीगल ऑक्युपायर था बैक्टीरिया का, उसको जो रूट स्टेट था ग्रीक, वहां का जो शासक था, वो जब मान्यता दे देता है तो ये एक बोनाफाइड शासक बन जाता है। इस यूथिडेमस के शासनकाल में अंतियोकस जो मान्यता देता है, इस अंतियोकस के साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है कि ये भारत पर आक्रमण करता है। भारत पर क्या करता है ये? आक्रमण। यूथिडेमस आक्रमण नहीं कर रहा है। कौन आक्रमण कर रहा है? अंतियोकस। और अंतियोकस बैक्टीरिया का शासक नहीं है, अंतियोकस ग्रीक का शासक है। और इस आक्रमण में वो भारत का एक शासक है जिसका नाम है सुभग सेन। इस सुभग सेन को वो पराजित करता है। कौन? अंतियोकस थर्ड। और बदले में हाथी प्लस उपहार प्राप्त करता है। ये हाथी के लिए आक्रमण ही किया था। मूलभूत उद्देश्य अंतियोकस थर्ड का क्या था कि भारत से ये हाथी प्राप्त करे। क्लियर? तो यहां पर भी इनके मुताबिक थोड़ा लचक है पढ़ाई में, इस लचक को महसूस कीजिए। ऐसा ना कि इस आक्रमण का नाम जोड़ दीजिए किसके साथ? यूथिडेमस के साथ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, तीसरा नाम आपको अपने दिमाग में रखना होगा। हाँ, वेरी गुड। इसी तरह से सवाल किया कीजिए। जैसे मेन जो राज्य था, देश था, वो यूनान था, ठीक है ना। बैक्टीरिया उस देश का एक प्रांत था, एक प्रोविंस था, ठीक है। तो पूर्व में जितने भी शासक हुए, जैसे अंतियोकस सेकंड, अंतियोकस थर्ड, तो इन सबों के शासनकाल में बैक्टीरिया एक गवर्नर के अधीन रहता था। और वो गवर्नर पूरी तरीके से ग्रीक से शासित होता था, स्वतंत्र नहीं था। लेकिन एंटियोकस थर्ड के समय में क्या होता है कि जो डायोडोटस था, जो बैक्टीरिया का गवर्नर था यूनान का, डायोडोटस क्या था? बैक्टीरिया का गवर्नर था यूनान का, दूर था यूनान से, इसलिए डायोडोटस ने क्या किया? स्वतंत्रता घोषित कर दी। और जैसे ही वो स्वतंत्रता घोषित कर दी, वैसे ही वहां जो यूनानी रह रहे थे बैक्टीरिया में, उसी को इतिहास में हिंद यूनानी के नाम से, इंडो ग्रीक के नाम से जाना गया। क्योंकि ये प्योर ग्रीक नहीं थे, इन पर इंडो यानी भारत का भी प्रभाव था। इसीलिए एक अलग, मूल ग्रीक से एक अलग जाति बन गई है।
अब डायोडोटस की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र बना, लेकिन पुत्र की हत्या एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम था यूथिडेमस उसने कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में जो शासक था यूनान का उसको हटाना चाहिए था, इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि यूथिडेमस को मान्यता दे दी। तो इस प्रकार से वो एक वैध शासक बन गया। बस इतनी सी कहानी है। ऐसी पूछा कीजिए, नहीं समझ में आया एकदम क्लास रोक करके पूछिए, और अगर आ गया एक बार दिमाग में घटनाओं का क्रम तो फिर हिस्ट्री से अच्छा आपको कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा, सब बातें याद होती चली जाएंगी। हम जितना टफ टॉपिक रहता है उस पर ज्यादा समय देकर के कोशिश करते हैं कि आपको एकदम अंदर तक समझा दें। आ गया ना? जब आपको आ गया तो सबको आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नाम याद कीजिए आप लोग। तीसरा नाम है डेमेट्रियस। क्या चीज? डेमेट्रियस। इसका बाजाप्ता तौर पर डेट मिलता है, और वो डेट है 220 से लेकर करके 220 से लेकर के 175 BCE तक, यानी ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये कौन था डेमेट्रियस? तो ये जो यहां पढ़ रहे हैं यूथिडेमस, ये यूथिडेमस का पुत्र था। ठीक है, और इसकी विशेषता यह है, यही एग्जाम में ऑब्जेक्टिवली ज्यादा पूछा जा रहा है, ये हिंद यूनानी शासकों में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यूनानी शासक था, ऐसे लिखा जाएगा, प्रथम हिंद यूनानी शासक था। क्लियर? अब देखिए कि इसने कहां कब्जा किया। तो अफगानिस्तान, और जो पंजाब का इलाका है, ये दोनों क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, यानी स्पष्ट रूप से भारतीय प्रांत का अधिकारी बन गया। और इसने अपनी राजधानी साकल को बनाई। साकल वर्तमान समय में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वर्तमान समय में साकल किस नाम से जाना जा रहा है? तो वर्तमान समय में साकल सियालकोट के नाम से जाना जा रहा है। क्या चीज? सियालकोट। क्लियर? यूनानी अभिलेखों में इसे भारत का शासक कहा गया है, और उसके लिए यूनान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, यूनानी अभिलेखों में इसे रेक्स इंडोरम कहा गया है। रेक्स इंडोरम। रेक्स इंडोरम जो वर्ड है उसका मतलब होता है भारत का शासक। क्या होता है? भारत का शासक। ठीक है, तो इससे यह साबित हो गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला या भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाला प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन था? ना डायोडोटस था, ना यूथिडेमस था, ना अंतियोकस सेकंड और थर्ड था, बल्कि डेमेट्रियस था।
तो ये नाम आपको यूं ही नहीं याद हो जाएगा, इसको क्रोनिकलाइज करके इसको 5 बार 10 बार आप लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए अपने घर पर। तो जैसे ही कीजिएगा वैसे ही पूरा घटना जो आपको हम पढ़ा रहे हैं उसके मालिक आप बन जाइए। और फिर नोट्स बनाना आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो मिटाऊं? तो ये तीसरा है। अब आ जाते हैं चौथे पे। चौथा है यूक्रेटाइडिस। यूक्रेटाइडिस, ठीक है। अब ये कौन है साहब, जरा गेस करके बताइए तो। जाहिर सी बात आप सोचिएगा कि डेमेट्रियस का बेटा है, लेकिन गलत बात है ये, समझ गए? ये गलत बात है। ये यूक्रेटाइडिस 20 में से टपक पड़ता है। और कैसे टपकता है वो देखिए कि डेमेट्रियस जब भारतीय अभियान में व्यस्त था, यानी भाई डेमेट्रियस तो एक ही था, अगर भारत पर आक्रमण कर रहा है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया में कोई दूसरा डेमेट्रियस नहीं होगा। तो डेमेट्रियस का इस घटना का लाभ उठाया और लाभ उठाकर जो ये व्यक्ति है यूक्रेटाइडिस ये क्या कर रहा है? तो ये कर ये रहा है कि बैक्टीरिया पर ये अधिकार कर लेता है। बैक्टीरिया पर अधिकार कर लेता है। चूंकि डेमेट्रियस अपनी सारी सेना लेकर के चला आया था भारत को जीतने के लिए, वहां मैदान खाली था बैक्टीरिया का, तो फिर कोई दूसरा फ्यूड्स, दूसरा सामंत था, कुछ शक्तिशाली होगा, उसने क्या किया? बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। यानी जब डेमेट्रियस भारत में शासन कर रहा था तो उस समय बैक्टीरिया डेमेट्रियस के अधीन नहीं था। उस समय वहां शासक कौन हो गया? यूक्रेटाइडिस। और इसके द्वारा भी सिर्फ ये बैक्टीरिया का शासक ही नहीं हुआ, बल्कि इसके द्वारा भी भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण के बाद एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार करके, यानी जहां यूक्रेटाइडिस नहीं पहुंचा था उन सभी क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद इसने तक्षशिला को अपना राजधानी बनाया। किसको बनाया? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरीके से आप यहां देखेंगे कि बैक्टीरिया के दो वंशों का शासन भारत में शुरू हो रहा है। एक वंश डेमेट्रियस का था और दूसरा वंश यूक्रेटाइडिस का था। डेमेट्रियस का जो हेडक्वार्टर था वो साकल यानी सियालकोट था, जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान के उत्तरी भाग में है। और जो यूक्रेटाइडिस का क्षेत्र था वो कंधार के इलाका में था, जो अभी वर्तमान समय में अफगानिस्तान में है। ठीक है? तो यहां से दो भाग बट रहा है। अब जो अभिलेखों में हम लोग को जानकारी मिलती है उसमें जो अगला शासक के बारे में जानकारी मिलती है उसका नाम है मिनेंडर। क्या चीज? मिनेंडर। ये काफी प्रतापी शासक था।
अब यहां पर आपको यह देखना होगा कि किससे संबंधित है, यूक्रेटाइडिस से है या डेमेट्रियस से। तो पता ये चलता है, और ये 160 से लेकर के 132 ईसा पूर्व तक इसका शासन है। किसका? मिनेंडर का। ये डेमेट्रियस शाखा का शासक है, यानी डेमेट्रियस वंश से संबंधित है। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है मिनेंडर के साथ कि इसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ठीक है। ये मिलिंद पन्हो क्या है? तो दो व्यक्तियों का वार्तालाप है, यानी मिलिंद और नागसेन का वार्तालाप है, बातचीत है। ये दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसी को जो है पुस्तक का जो रूप दिया गया उसी को मिलिंद पन्हो बोलते हैं। तो ये मिलिंद कौन है पता है आपको? ये मिनेंडर को ही भारतीय भाषा में मिलिंद कहा गया है। बात समझ में आ रही है? और ये नागसेन कौन है? तो ये नागसेन जो है वो बौद्ध भिक्षु है। कौन है? बौद्ध भिक्षु। तो इस प्रकार से इस वार्तालाप से जो मिलिंद था यानी मिनेंडर था वो क्या हुआ? बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के इसने क्या किया? तो मिनेंडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से जो मैंने एक बार शुरू में आपको बात बताई थी कि प्राचीन काल में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए, यानी तुर्कों और मुगलों से पहले वाले की बात हम कर रहे थे, कि उनके साथ विशेषता ये थी कि उनका अस्तित्व अब नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? कि ये भारतीय समाज में घुल मिल गए। तो उसका एक दृष्टांत इसमें मिलता है कि इंडो ग्रीक के जो लोग थे वो भारतीय समाज में किस रूप में घुल मिल गए? तो बौद्ध बन गए। और बौद्ध कहाँ का धर्म था? तो भारत का धर्म था। तो इस तरीके से उनके अवशेष जो है हम लोग को नहीं मिलते। तो ये पूरा इंडो ग्रीक इन्वेजन्स का जितने इसमें नाम है, उनकी जो भूमिका है भारतीय अभियानों में, उन सबों को हमने आपको बताया। समराइज के लिए एक बार फिर बता देते हैं। सबसे पहला नाम जो इसमें आ रहा है आपके लिए वो कौन? तो डायोडोटस का। डायोडोटस के साथ क्या बात जुड़ी हुई थी? तो इसने यूनान से अपने आप को स्वतंत्र किया और बैक्ट्रिया को एक स्वतंत्र स्टेटस दिलवाया, यानी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में डायोडोटस सफल हो रहा है। उसके बाद डायोडोटस का पुत्र जब आया तो एक दूसरे सामंत यूथिडेमस ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या के बाद उसने एक अलग वंश की स्थापना की जिसको यूथिडेमस वंश कहा जाता है, जिसको उस समय के यूनान के शासक अंतियोकस तृतीय ने मान्यता दी। और फिर यूथिडेमस का ही पुत्र था जिसका नाम था डेमेट्रियस। ये पहला ऐसा शासक था कि जिसने भारत पर आक्रमण किया और इसीलिए इसको रेक्स इंडोरम के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था तो एक दूसरा इंडो ग्रीक व्यक्ति जिसका नाम यूक्रेटाइडिस था
उसने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके वह चुप नहीं बैठा रहा, बल्कि उसने भी भारत पर आक्रमण किए और एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से बैक्ट्रिया के दो शाखाएं भारत में स्थापित हो गई। इन दो शाखाओं का एक शाखा यूथिडेमस शाखा का डेमेट्रियस शाखा का एक व्यक्ति है मिनेंडर, जो भारत पे शासन करता है, और उसके साथ बहुत बड़ी बात ये जुड़ी हुई है कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर करके भारतीय समाज में घुल मिल जाता है। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी, पूरी बात याद हुई। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ जो थर्ड चीज है, बिठाओ इसको, है? वो आप पढ़ लें तो वो टॉपिक बनेगा कि हिंद यूनानी आक्रमण का प्रभाव, आक्रमण का प्रभाव। तो इस प्रभाव के बारे में एक लाइन में अगर बात कही जाए तो ये कि धर्म के क्षेत्र में यूनानी यानी इंडो यूनानी भारत से प्रभावित हुए, भारत से प्रभावित हुए। ये तो एक तथ्य हुआ, परंतु कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में भारत यूनान से प्रभावित हुआ। ये एक फैक्ट है। अब धर्म के क्षेत्र में कैसे, तो इसके दो एग्जाम्पल मिलते हैं। एक मिनेंडर, जो अभी हमने बताया आपको, जो नागसेन के वार्तालाप से प्रभावित होकर के क्या बन जाता है, बौद्ध बन जाता है। और दूसरा एक है हेलियोडोरस। हेलियो ये एंटीओकस थर्ड का राजदूत है, ठीक है। ये भागवत धर्म स्वीकार कर लेता है। आपको हम बताए हैं कि ये वो पीरियड है जिसमें सनातन धर्म में दो शाखाओं का उदय हो रहा है, एक शैव शाखा, एक भागवत शाखा। तो ये भागवत बन जाता है और बनने के बाद ये बेस नगर में, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है, इस बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्थापित करता है और पूरी तरीके से एक भागवत बन जाता है। क्लियर? जहां तक कला के क्षेत्र में है तो उसमें देखिए आप कि भारत ज्योतिषी से बहुत इंटरेस्ट रखता था, लेकिन ज्योतिषी के क्षेत्र में भारत से ज्यादा श्रेष्ठता यूनान को थी। तो ज्योतिषी के क्षेत्र में कुल 5 सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत में से भारतीयों को सिर्फ 3 ही की जानकारी थी। उसमें चौथा और पांचवा, जिसका नाम पोलिस और रोमक है, पोलिस प्लस रोमक, ये भारतीयों ने यूनानियों से ग्रहण किया, यूनानियों से ग्रहण किया, ठीक है। कला के क्षेत्र में दूसरा जो चीज है वो है मुद्रा, यानी क्वाइंस। अभी तक भारत में जो मुद्रा चल रहे थे उसके लिए एक स्पेशल शब्द है, क्या है, याद पड़ रहा है आपको?
अभी तक भारत में जिस मुद्रा का प्रचलन था उसका एक विशेष नाम था, उसको किस नाम से जानते थे? आहत मुद्रा, पंच्ड मार्क क्वाइंस। क्या चीज? आहत मुद्रा यानी पंच मार्क क्वाइंस। ठीक है, तो क्या होता था कि इसमें कोई लेख नहीं होता था, बल्कि चित्रों का सहारा लिया जाता था। जानवरों के चित्र होते थे, पेड़ पौधे के चित्र होते थे, यही ना होते थे। अब ये जो सेकंड यूनानी इन्वेजन है, उसका सबसे प्रमुख प्रभाव जो पड़ता है वो सिक्का पर। और वो सिक्का क्या था कि प्रथम बार भारत में लेख युक्त सिक्के प्रचलित किए गए। मतलब उसमें राजा का नाम लिखा होता था, एक तरफ राजा की तस्वीर होती थी, दूसरी तरफ किसी देवता की तस्वीर होती थी। तो भारत में सिक्कों पर देवता का तस्वीर खुदवाना ये यहाँ की देन नहीं है, ये भारतीयों ने कहाँ से सीखा? तो यूनानियों से सीखा। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था इंडो ग्रीक इन्वेजन्स, जो भारत में विदेश से होने वाला दूसरे चरण का आक्रमण में एक आक्रमण था, वो हमने आपको आज समाप्त किया। कल जब मिलेंगे हम लोग तो दूसरे एक आक्रमण यानी कुषाणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।